हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। सेशन को शुरू करेंगे 16 मई के सभी करंट अफेयर को यहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के डेली करंट अफेयर के सेशन में। एंड तक बने रहिए, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिएगा, रिलैक्स होकर पूरे सेशन को देखिए और पीडीएफ के लिए क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए। वहां पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ अवेलेबल होती है रोज, तो आप वहां से ले लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आज के करंट अफेयर का, हाल ही में किस भारतीय एथलीट को टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इंडियन एथलीट ये हो जाते हैं नीरज चोपड़ा। आपको पता है इंडिया में बहुत ही फेमस जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। जेवलिन से संबंधित नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 2020 में हमारे लिए गोल्ड मेडल जीतकर लाए थे ओलंपिक में, और पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्होंने जेवलिन में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। हाल ही में देखिए टेरिटोरियल आर्मी में इनको मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इंडिया के ऐसे चौथे स्पोर्ट्स पर्सन हो गए हैं जिनको यह उपाधि दी गई है टेरिटोरियल आर्मी में। इनके पहले किन किन खिलाड़ियों को दी गई? तो सबसे पहली बार कपिल देव को यह उपाधि दी गई थी। सेकेंड अभिनव बिंद्रा, है ना, जो कि निशानेबाजी से संबंधित है। और तीसरे महेंद्र सिंह धोनी, है ना, क्रिकेटर। तो इन तीनों के बाद अब फोर्थ इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हो जाते हैं नीरज चोपड़ा, जिन्हें ऑनररी लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से हाल ही में सम्मानित किया गया। 2016 में नीरज चोपड़ा स्पोर्ट्स कोटे के तहत इंडियन आर्मी में नायब सूबेदार के पद पर अपॉइंट किए गए थे। टोक्यो ओलंपिक के बाद उन्हें सूबेदार और फिर सूबेदार मेजर की पोस्ट पर प्रमोट किया गया और अब टेरिटोरियल आर्मी में इन्हें मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है। देखिए, जो चौथे खिलाड़ी हो गए हैं, तो कब कब दिया गया? कपिल देव को दिया गया था 2008 में पहली बार। सेकेंड अभिनव बिंद्रा की बात करें तो 2011 में। महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया था 2011 में ही। और फिर नीरज चोपड़ा की बात आती है 2025 में। अच्छा, सबसे बड़ा जो आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, वो हो रहा है टेरिटोरियल आर्मी पर कि ये क्या होता है। अभी जो रिसेंटली हमारा इंडिया और पाक का वॉर हुआ था ना, उसमें भी टेरिटोरियल आर्मी शब्द आपने सुना होगा। उत्तर भारत में काफी सारे वॉलेंटियर्स शामिल होना चाहते थे टेरिटोरियल आर्मी में। बहुत सारे इंडियन यूथ इन्होंने डिमांड की थी कि हमको टेरिटोरियल आर्मी में शामिल करो, हम पाकिस्तान की बारह बजाएंगे। तो टेरिटोरियल आर्मी जो है ना, एक पार्ट टाइम स्वैच्छिक रिजर्व फोर्स है ना। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी टेरिटोरियल आर्मी एक्ट 1948 के तहत। उद्देश्य क्या होता है? इंडियन आर्मी का सहयोग करना। ओके, इंडियन आर्मी का सहयोग करना किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, नेचुरल डिजास्टर में, या फिर कोई भी ऐसी जरूरतमंद सेवा होती है ना, तो उसके समय में देश की हेल्प के लिए ये आगे आते हैं। तो ये टेरिटोरियल आर्मी है। इसी आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट जो कर्नल है उनका उपाधि दी गई है किसको? 2025 में नीरज चोपड़ा को। तो यह हो जाता है हमारा आंसर, लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से हाल ही में सम्मानित किया गया नीरज चोपड़ा को। अब आपके दिमाग में यह भी आएगा कि ये लेफ्टिनेंट कर्नल है, यहां पर सही कर लेना, लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि है, ठीक है ना। देखिए, अब आपके दिमाग में आएगा नीरज चोपड़ा को दिए गए अवार्ड, क्योंकि वहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो नीरज चोपड़ा की कैजुअल बात कर लेते हैं। जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। अचीवमेंट देखें तो 2021 में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल इन्होंने अपने नाम किया था। 2018 और 2023 में एशियन गेम्स में ये गोल्ड मेडल जीते हैं जेवलिन में, और 2024 में पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल इन्होंने अपने नाम किया। खेलों के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए 2018 में इनको दिया गया था अर्जुन अवार्ड। फिर खेल रत्न अवार्ड दिया गया 2021 में, और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया 2022 में। किसको? नीरज चोपड़ा को। राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट से विधिक मामलों पर सलाह ले सकते हैं? देखिए, ये बहुत ही गजब का आर्टिकल है और बहुत ही अभी सुर्खियों में है। हम बात करेंगे कि क्यों, लेकिन यहां पर आप समझिए कि प्रेसिडेंट को अगर संवैधानिक मुद्दों पर, विधिक मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट से राय लेना है तो वो आर्टिकल 143 के तहत ले सकते हैं। आंसर हो जाएगा आंसर बी।
देखिए कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि राज्यपाल की बिल पर जो पावर होती है ना, उनको लिमिट किया गया, सीमित किया था, उस पर लिमिटेशन लगाई थी, और साथ ही साथ प्रेसिडेंट पर भी कुछ लिमिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी। अब बात यह आती है कि भाई दो संवैधानिक पद, एक राज्यपाल का एक प्रेसिडेंट का, संविधान क्लियरली उनको पावर देता है उनके सेगमेंट में डिसीजन लेने का। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट उनको रिस्ट्रिक्ट करता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, ये क्वेश्चन उठता है। पूरे देश में ये बहुत ही गर्म मुद्दा बना था उस वक्त। तो अब उस पर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने भी कहा था कुछ समय पहले कि आर्टिकल 142 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो एक न्यूक्लियर मिसाइल है डेमोक्रेसी के खिलाफ। अच्छा, आर्टिकल 142 क्या कहता है जानते? अगर कोई भी, है ना, चीज अगर संविधान में या विधि में क्लियर मेंशन नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना डिसीजन दे सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट उसको डिफाइन कर सकते हैं। यह आर्टिकल 142 कहता है। अब क्योंकि देखिए संविधान में यह उल्लेख नहीं किया गया कि राज्यपाल कितने समय में जो स्टेट असेंबली है, जो विधानसभा है, उसके भेजे गए बिल को परमिट करेंगे, पुनर्विचार के लिए भेजेंगे, प्रेसिडेंट के लिए होल्ड करेंगे, ये कुछ भी मेंशन नहीं है संविधान में। और प्रेसिडेंट के पावर से रिलेटेड जो है प्रावधान वो भी ऐसा ही है, उसमें भी कुछ मेंशन नहीं है संविधान में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, आपने आर्टिकल 142 के पावर का यूज किया और यहां पर लिमिटेशन लगा दी और डिसाइड कर दिया कि भाई अगर राज्यपाल को किसी बिल पर स्वीकृति देना है या फिर राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रखना है तो 1 महीने में वो ये काम कर ले, पुनर्विचार के लिए भेजना है तो 3 महीने के अंदर पुनर्विचार के लिए भेज दें, और अगर रिकंसिडरेशन से विधानसभा में पास होकर फिर से राज्यपाल के पास बिल आ जाता है तो 1 महीने के अंदर फिर राज्यपाल को साइन करनी पड़ेगी। यह प्रावधान किया गया था। इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट के पास राज्यपाल बिल भेजते तो प्रेसिडेंट को भी 3 महीने के अंदर उस पर डिसीजन लेना पड़ेगा। इसे प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिए थे, उस वक्त अपना वर्डिक्ट दिया था। अब हुआ यह है कि भाई प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने आर्टिकल 143 के अपने पावर का यूज करके सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे। अब वो 14 सवाल जब आप सुनोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये है ना, जो न्यायपालिका है, जो हमारी जुडिशियरी और जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका, उनके मध्य में कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा हमको कॉन्फ्लिक्ट जैसा दिखने को मिल रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, कॉन्फ्लिक्ट जैसा ही मुद्दा है क्योंकि भारतीय संविधान में यह भी प्रावधान है कि कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी और जो जुडिशियरी है वो एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी। यह संविधान में बहुत जगह पर मेंशन है। अब बात यह आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना वर्डिक्ट दिया था उसके खिलाफ उनको, सुप्रीम कोर्ट को वाइस प्रेसिडेंट ने भी उनके खिलाफ उस वक्त बोला था, और अब प्रेसिडेंट ने 14 सवाल पूछे हैं आर्टिकल 143 के अपनी पावर का यूज करके संवैधानिक या विधिक मुद्दों पर। किससे? सुप्रीम कोर्ट से। 14 क्वेश्चन क्या है उसकी अभी हम बात करेंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था उस वक्त, जो आर्टिकल 200 और 201 है उसके तहत स्टेट के जो बिल्स है ना उनको संभालने के गवर्नर और प्रेसिडेंट के जो पावर थे उनकी डेडलाइन को और गाइडलाइन को सेट किया था उस वक्त वर्डिक्ट में, है ना। मैंने आपको बता दिया क्या प्रावधान किया था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला लास्ट मंथ अपने डिसीजन में, उसने बोला कि राज्यपाल को अगर बिल पर जो विधानसभा से पास होकर आए अगर वो स्वीकृति देना चाहते हैं या प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना चाहते हैं तो 1 महीने में करें। पहले ही गाइडलाइन नहीं थी, है ना, राज्यपाल स्वतंत्र थे। इसके अलावा अगर रिकंसिडरेशन के लिए भेजना है विधानसभा में तो 3 महीने का समय है, इसके अंदर भेज दो। अगर रिकंसिडरेशन से वापस आ जाता है तो 1 महीने के अंदर फिर राज्यपाल को साइन करनी पड़ेगी। और प्रेसिडेंट पर भी इसी तरीके के कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए थे सुप्रीम कोर्ट ने। आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 को यहां पर समझना पड़ेगा आपको। देखिए आर्टिकल 200 क्या कहता है, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया था वो आर्टिकल 200 और 201 का ही था। तो आर्टिकल 200 कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि कोई भी बिल अगर स्टेट असेंबली से पास होकर राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल के पास 3 पावर है बिल पर। अपनी स्वीकृति दे दे, है ना, असेंट दे दे, बिल पर असेंट को होल्ड कर ले, या फिर
रिकंसिडरेशन के लिए वापस सदन में भेज दे, या फिर बिल को प्रेसिडेंट के विचार के लिए रिजर्व कर ले। ये पावर मिलते हैं आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल को। यहां पर देखिए टाइम लिमिट नहीं थी पहले कि कितनी टाइम लिमिट में राज्यपाल स्वीकृति देंगे, होल्ड करेंगे, रिकंसिडरेशन के लिए भेजेंगे या फिर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करेंगे, ये पहले समय सीमा नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको निर्धारित किया था अपने वर्डिक्ट में। आर्टिकल 201 कहता है कि गवर्नर को अगर कोई मुद्दा ऐसा लगता है कि यह संवैधानिक हितों से जुड़ा हुआ है तो वो प्रेसिडेंट के विचार के लिए बिल को रिजर्व कर सकते हैं। यह प्रावधान अगर प्रेसिडेंट बोलते हैं तो गवर्नर वापस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज देगा। रिकंसिडरेशन से वापस आता है तो बिल को वापस अगर प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं राज्यपाल, तो फिर भी प्रेसिडेंट की इच्छा है कि वो बिल पर अपनी सहमति दे या ना दे। तो ये पावर थे इनके पास, सबके पास, प्रेसिडेंट के पास और गवर्नर के पास। तो यहां पर देखिए टाइम लिमिट का कोई प्रावधान नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, वही टाइम लिमिट वहां पर डिसाइड कर दी थी। और यहां पर यह चीज आ जाती है कि भाई ये दो बड़े संवैधानिक पद हैं जिनमें प्रेसिडेंट सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। और यहां पर यह भी बोल दिया था सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कि भाई जो प्रेसिडेंट है उनको वीटो का पावर नहीं है बिल पर, है ना, वीटो की शक्ति नहीं है, ना तो राज्यपाल को ना प्रेसिडेंट को। अब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़े संवैधानिक पद को ऑर्डर कैसे दे सकता है, ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। अब प्रेसिडेंट ने जो 14 क्वेश्चन पूछे हैं वो समझो, ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन का आप मेरा बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, वहां पर मैंने आपको सब पढ़ाया है। देखो 14 क्वेश्चन क्या है, जब गवर्नर के सामने कोई बिल आता है तो उसके पास कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट ये बताया, ये बोला है प्रेसिडेंट ने। फिर गवर्नर डिसीजन लेते समय क्या कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। दूसरा, क्या गवर्नर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तीसरा, क्या आर्टिकल 361 गवर्नर के फैसलों पर जुडिशियल रिव्यू की परमिशन देता है या फिर जुडिशियल रिव्यू को पूरी तरीके से रोक सकता है, क्योंकि आर्टिकल 361 यही कहता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने पद पर रहते हुए जुडिशियल रिव्यू से बाहर रहेंगे, किसी भी कार्य के लिए वो न्यायालय में बाध्य नहीं है ना। तो न्यायालय में उनके खिलाफ केस लेके कोई नहीं जा सकता, प्रेसिडेंट या गवर्नर के खिलाफ आर्टिकल 361 में उनको संरक्षण दिया गया है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर के लिए कोई डेडलाइन सेट नहीं है तो क्या कोर्ट कोई डेडलाइन सेट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यही किया ना, तो वो यही पूछना चाह रहे हैं, भाई संविधान में तो नहीं बोला तो आप कैसे कर रहे हो, है ना, टॉन्ट जैसा भी देख सकते हो आप इसको। क्या प्रेसिडेंट के डिसीजन को भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। प्रेसिडेंट ने पूछा है कि भाई इतना बड़ा संवैधानिक पद है, क्या उनके डिसीजन को कोई भी कोर्ट में चुनौती दे देगा। फिर क्या प्रेसिडेंट के फैसले पर भी कोर्ट डेडलाइन फिक्स कर सकता है ना, इतना बड़ा संवैधानिक पद है, क्या उसके फैसले पर डेडलाइन फिक्स की जा सकती है कोर्ट के द्वारा। क्या प्रेसिडेंट को गवर्नर द्वारा रिजर्व किए गए बिल के लिए सुप्रीम कोर्ट से राय लेना अनिवार्य है क्या। फिर क्या प्रेसिडेंट और गवर्नर के फैसलों पर कानून लागू होने से पहले ही कोर्ट सुनवाई कर सकती है। आपने देखा होगा वर्तमान परिदृश्य में कोई बिल लाने की बात चलती है पार्लियामेंट में, कुछ लोग पहले ही पहुंच जाते हैं कोर्ट कि भैया ये बिल लेके आ रहे हैं, आप इनको रोको। तो बात ये आती कि भाई बिल तो पास ही नहीं हुआ, कानून तो बना नहीं, तो किस बिहाफ पे कोर्ट चले गए, है ना। और कोर्ट किस बिहाफ पे डिसीजन दे रहा है जब कोई नियम ही नहीं बना। कैसे पता चलेगा कि ये मौलिक अधिकार को वायलेट कर रहा है कि नहीं, देश के खिलाफ है कि नहीं। जब तक कानून बना ही नहीं, उसके रेगुलेशन बने ही नहीं, तो ये डिसाइड कैसे होगा। तो यही पूछा है प्रेसिडेंट ने कि भाई कानून लागू होने से पहले ही कोई कोर्ट कैसे चला जा रहा है ना। क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट या गवर्नर के फैसले को भी बदल सकता है। ठीक है, क्या स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा पारित कानून गवर्नर की स्वीकृति के बिना भी लागू कर सकते हो। क्या कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच को भेजना अनिवार्य है, क्योंकि पहले जो वर्डिक्ट आया था ना उसमें 2 ही जज थे। अब बात यह आती है कि संवैधानिक मुद्दों पर तो मिनिमम 5 जजों की बेंच चाहिए, तो यह भी पूछा गया है। क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर दे सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन और करंट लॉ से मेल ही नहीं खाता।
यही दिया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो उल्लेख नहीं था, तो आपने डिसाइड कर दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन से मेल ही नहीं खा रहा है जो डिसीजन पहले दिया गया। क्या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाएगा क्या अब? क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट गई थी कोर्ट में राज्यपाल के खिलाफ, तब सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था। तो यही कहना चाह रही है जो प्रेसिडेंट का क्वेश्चन है कि भाई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के मध्य का विवाद है, अब क्या केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाएगा क्या इसको? तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि प्रेसिडेंट ने पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट से। कौन से पावर का यूज किया? आर्टिकल 143। समझ आया? इंटरेस्टिंग चीज थी, आपको पता होना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है। तो जो फैसला था वो 8 अप्रैल 2025 को आया था सुप्रीम कोर्ट का, है ना, जहां पर लिमिट लगाई गई थी राज्यपाल पर और प्रेसिडेंट पर डिसीजन मेकर के रूप में, मतलब बिल पर स्वीकृति देने से संबंधित। जो बेंच थी ना, उसमें जो जज थे उनमें देखिए जस्टिस जे.बी. पारदीवाला थे और जस्टिस आर महादेवन थे, और 415 पेज का इन्होंने फैसला लिखा था उस वक्त। अब सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 के अपने पावर का यूज करके प्रेसिडेंट ने पूछे हैं 14 क्वेश्चन। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या जवाब देता है, वो बाद में पता चलेगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन बैंक को आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आपकी रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम डेट आ गई है 5 जून की। इसके अलावा अदर रेलवे की एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम्स आपके लिए अब कंटिन्यू आने वाली है, लाइनअप है सब। उसके लिए देखिए जीएस के पोर्शन में वनडे एग्जाम के स्टूडेंट को काफी प्रॉब्लम होता है, तो आप सभी के लिए 10,000 प्लस क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक यहां पर अवेलेबल है। जीएस के जितने भी टॉपिक है वो आपके यहां पर कवर हो जाएंगे। 10,000 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एनालिसिस बेस्ड है। प्रीवियस जितनी भी एग्जाम्स है उनको ध्यान में रखकर ये क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर जाकर आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। बायलिंगुअल ये आपके लिए अवेलेबल है। और कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए, आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। आगे, इंक्लूसिव इंडिया समिट का आयोजन किस शहर में किया गया है? इंक्लूसिव इंडिया समिट की बात करें तो इसका आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। वैसे इसका जो आयोजन है ना वो आज किया जाएगा, है ना। देखिए सॉरी 15 मई को किया गया है, और जिस उपलक्ष्य में किया गया वो डेट आज है 16 मई। यहां पर समझिए कि 15 और 16 मई को इसका आयोजन होना था। 15 मई यहां पर इंपॉर्टेंट डेट है, 16 मई भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 15 मई का दिन। क्योंकि देखिए हर साल एक डे होता है जो कि मई के तीसरे थर्सडे को मनाया जाता है। अब इस साल जो मई का तीसरा थर्सडे है ना वो 15 मई को है। ये कौन सा डे? तो ये है ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे, है ना। इस उपलक्ष्य में नई दिल्ली में इंक्लूसिव इंडिया समिट का आयोजन किया गया 15 मई को, है ना। तो 15 मई याद रखो आप, तो यही डेट इंपॉर्टेंट है। किसने आयोजन करवाया और उद्देश्य क्या है ये समझो। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसके अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विथ डिसएबिलिटी। तो ऐसे लोग जो कि डिसेबल है, दिव्यांगजन है, उन्हें टेक्नोलॉजी से जोड़ना, डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करना देश के दिव्यांगजनों तक और उनका समावेशी विकास को बढ़ावा देना, ये इंक्लूसिव इंडिया समिट का भी मुख्य उद्देश्य है, और ये ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे का भी मुख्य उद्देश्य है। हर साल जब भी ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे मनाया जाता है उस दिन इंक्लूसिव इंडिया समिट का आयोजन किया जाता है नॉर्मली, है ना। फिक्स नहीं है हर साल, लेकिन ये किया जाता है। तो अब इस साल ये आया है क्योंकि मई के तीसरे थर्सडे को मनाते और ये 15 मई को था, तो कल आयोजन किया गया इंक्लूसिव इंडिया समिट का। उद्देश्य वही जो कि डे का उद्देश्य है। कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, है ना। सबसे पहली बार ये जो डे है ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे, ये 2012 में मनाया गया था, और जिस मिनिस्ट्री ने आयोजित करवाया इसके लिए समिट को, उस मिनिस्ट्री के जो मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, वो है वीरेंद्र कुमार खटिक, जो कि वर्तमान में मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के पद पर है। तो इंक्लूसिव इंडिया समिट आयोजन कहां किया गया?
नई दिल्ली में। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर का आयोजन भारत के किस क्षेत्र में किया गया है? तो इंडियन आर्मी के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन नादेर, और यह चलाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। लगातार, है ना, जो हमारा पहलगाम अटैक हुआ है, टेरर अटैक हुआ है, उसके बाद लगातार इंडियन आर्मी और जो हमारी आर्म्ड फोर्स है, जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है, लगातार एक्शन में पाकिस्तान से युद्ध भी कर लिया हमने इसके लिए। और अब जो पूरा कॉन्सेंट्रेट आ गया है सेना को, देश के अंदर आ गया कि भाई देश के अंदर जो आतंकवादी छुपे हुए हैं, स्पेशली जम्मू कश्मीर रीजन में, उनको वहां से खत्म किया जाए, ताकि भाई अंदर सेफ रहेंगे तो बाहर के देशों से प्रॉपर लड़ पाएंगे। तो अब ऑपरेशन नादेर एक और चलाया गया है जम्मू कश्मीर रीजन में। इसके तहत 6 आतंकवादियों को, लश्कर ए तैयबा के 6 आतंकवादियों को पहले एक ऑपरेशन के तहत मार गिराया था, ऑपरेशन केलर, है ना, ये 3 थे, और अभी रिसेंटली कल 3 और मारे हैं, तो ये 6 हो गए हैं टोटल ऑपरेशन केलर के तहत। इसकी बात हमने कल की थी। अब जो चलाया गया है वो है ऑपरेशन नादेर। जम्मू कश्मीर के त्राल, अवंतीपोरा और नादेर क्षेत्र में टेररिस्ट एक्टिविटीज को खत्म करना ऑपरेशन नादेर का मुख्य उद्देश्य है। इंडियन आर्मी, है ना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इनका एक जॉइंट ऑपरेशन है जो कि चलाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। ऑपरेशन नादेर हो गया। कल हमने राष्ट्रीय राइफल्स का पढ़ा था ऑपरेशन कैलर, है ना, यह भी जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले के क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। इसके तहत 6 आतंकवादियों को मारा गया। अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? तो अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, आपको पता है आईसीसी हर साल हर मंथ पिछले मंथ के परफॉर्मेंस के आधार पर आईसीसी अवार्ड को जारी करता है। तो रिसेंटली मई मंथ में जारी किया गया है अप्रैल मंथ के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ और आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल मंथ के लिए, अप्रैल मंथ की परफॉर्मेंस के आधार पर। तो आईसीसी ने जो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब है ये दिया है मेहदी हसन मिराज को। ये बांग्लादेश के क्रिकेट प्लेयर हैं मेहदी हसन मिराज। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल मंथ के लिए घोषित किए गए। अब यहां पर आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की अगर हम बात करते हैं तो ये स्कॉटलैंड की खिलाड़ी है कैथरीन ब्रायस, स्कॉटलैंड की खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी। तो दोनों मिल गए, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ और आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल के लिए। अब मार्च की बात करें तो मार्च मंथ में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब इंडिया के प्लेयर को दिया गया था श्रेयस अय्यर को, और विमेन कैटेगरी का जो खिताब है वो जॉर्जिया वॉल को दिया गया था। यह ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेट प्लेयर है। तो अप्रैल और मार्च दोनों मैंने आपको बता दिए। आईसीसी की कैजुअली बात कर लेते हैं। पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट खेलों को गवर्न करने वाली इंटरनेशनल बॉडी है आईसीसी। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलों का आयोजन भी यही करवाती है। 15 जून 1909 को स्थापना की गई थी। शुरुआत में इसका हेडक्वार्टर इंग्लैंड के लंदन में था, लेकिन वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर दुबई में स्थित है। 108 कंट्रीज के मेंबर है और चेयरमैन है जय शाह, जो कि इंडिया के हैं, अमित शाह के बेटे। शिरुई लिली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? शिरुई लिली महोत्सव इसे मनाया जाता है भारत के मणिपुर राज्य में। देखिए, मणिपुर से संबंधित कोई भी डेटा हो ना, उसको दिमाग में छाप लेना, क्योंकि मणिपुर वायलेंस के कारण सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाला पूर्वोत्तर का राज्य मणिपुर है। तो यहां से हर एक डेटा एग्जाम में आने की संभावना है। तो शिरुई लिली महोत्सव ये मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। मणिपुर में 4 दिन तक इसका आयोजन करवाया जाता है। अभी 20 मई से लेकर 24 मई 2025 तक इसका आयोजन किया जा रहा है, और ये 5वां राजकीय शिरुई लिली फेस्टिवल है, 5वां। देखिए, यहां पर शिरुई लिली, आपको पता है एक फूल है ये, है ना, ये एक फ्लावर है जो कि मणिपुर में शिरुई विलेज में उगता है, वहां देखने को मिलता है। 2017 में शिरुई लिली को मणिपुर का राजकीय फूल या पुष्प घोषित किया गया था। सॉरी, राजकीय पुष्प घोषित किया गया था मणिपुर में
किसे? शिरुई लिली को, ठीक है, 2017 में। और इसी से संबंधित फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। पहले ये शिरुई विलेज में ही आयोजित किया जाता था, लेकिन जब शिरुई लिली राजकीय फूल बना तो फिर पूरे राज्य में आयोजित किया जाने लगा राजकीय शिरुई लिली फेस्टिवल। इसमें मणिपुर राज्य के जितने भी स्थानीय लोग हैं, है ना, 4 दिन तक इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। अलग अलग प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं पूरे राज्य में। जो स्थानीय नृत्य, जो स्थानीय कल्चर है, जो परंपराएं हैं, उनका प्रदर्शन किया जाता है और धूमधाम से पूरे फेस्टिवल को मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। 5th राजकीय शिरुई लिली फेस्टिवल कहां पर? मणिपुर। तो जो शिरुई लिली है राजकीय फ्लावर है, राजकीय पुष्प है मणिपुर का। 1730 से लेकर 2590 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी क्षेत्रों पर उगता है। IUCN की एंडेंजर्ड कैटेगरी में इस फूल को शामिल किया जा चुका है। शिरुई लिली मणिपुर राज्य में उगता है, इसी के नाम पर फेस्टिवल भी मणिपुर राज्य में। इसके अलावा मणिपुर के अदर फेस्टिवल देखें तो याओशांग फेस्टिवल, लाई हारोबा फेस्टिवल, कांग चिंगबा फेस्टिवल, ये भी कहां मनाया जाता है? मणिपुर में। निंगोल चाकोबा फेस्टिवल और संगाई महोत्सव, ये सारे मणिपुर के फेस्टिवल है। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का राज्य, कैपिटल है इम्फाल। अजय कुमार भल्ला यहां पर गवर्नर के पद पर हैं। प्रेसिडेंट रूल है वर्तमान में, तो यहां पर सीएम की बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल लगा था अभी 1-2 महीने पहले यहां पर। मणिपुर अगर विधानसभा की सीटें देखें तो 60 है, राज्यसभा की सीट है 1 और लोकसभा की सीटें देखने को मिलती है मणिपुर में 2। वर्ष 2025 में लुप्तप्राय प्रजाति दिवस कब मनाया जाएगा? इंडेंजर्ड स्पीशीज डे 2025 में कब मनाया जाएगा? तो यह मनाया जाएगा 16 मई को। यहां पर समझिए, ये हर साल 16 मई को नहीं मनाया जाता। एक्चुअल में जो लुप्तप्राय प्रजाति दिवस है, इंडेंजर्ड स्पीशीज डे, ये हर साल मई मंथ के 3rd फ्राइडे को मनाया जाता है। और आज क्या फ्राइडे? तो मई मंथ का 3rd फ्राइडे है आज, तो तीसरे फ्राइडे को 16 मई को मनाया जा रहा है नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज डे। देखिए, हर साल मई महीने में मनाया जाता है तीसरे शुक्रवार को, यह 16 मई को आ रहा है, तो ये 16 मई को मनाया गया। देखिए, उद्देश्य क्या है? जितनी भी इंडेंजर्ड स्पीशीज है, चाहे वो पौधों की हो, जीव जंतुओं की हो, उनका संरक्षण करना और इनके संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना, इस डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य। 2006 में द इंडेंजर्ड स्पीशीज कोलेशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। 2025 में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट, यह थीम है इंडेंजर्ड स्पीशीज डे की। इंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होता है? ऐसा प्लांट एनिमल की स्पीशीज जो कि लगभग समाप्त होने की कगार पर, मतलब जिनका अगर संरक्षण नहीं किया गया तो वो पृथ्वी से खत्म हो जाएगी। मतलब लगातार जिनकी संख्या गिरती जा रही है और अब उनको संरक्षण की बहुत ज्यादा जरूरत है ना। विलुप्त होने के रिस्क के कारण ही IUCN की रेड लिस्ट में ऐसी स्पीशीज को शामिल किया जाता है इंडेंजर्ड कैटेगरी में। फॉर एग्जांपल रेड पैंडा, व्हाइट टाइगर, ब्लू व्हेल, है ना, स्नो लेपर्ड, ये सारी स्पीशीज ऐसी है जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल है IUCN की रेड डेटा लिस्ट में। तो रेड डेटा लिस्ट कौन जारी करता है? तो ये IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, ये इसका फुल फॉर्म है। IUCN एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नेचर और उससे रिलेटेड जो रिसोर्सेस है ना, उनका प्रोटेक्शन करना इसका मुख्य कार्य है। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन आता है रेड डेटा बुक कौन जारी करता है? तो IUCN जारी करता है, जिसमें दुनिया के जो भी प्लांट या एनिमल की स्पीशीज है उनको 9 कैटेगरी में बांटा जाता है संरक्षण के आधार पर, किसको कितना ज्यादा संरक्षण की जरूरत है ना। तो ये 9 कैटेगरी में एक्सटिंक्ट कैटेगरी देखने को मिलती है, एक्सटिंक्ट इन द वर्ल्ड कैटेगरी देखने को मिलती है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल,
ये अलग अलग ऐसी 9 कैटेगरीज है, आप कैटेगरीज याद रखना, 9 कैटेगरी। सबसे ज्यादा खतरा जो है ना वो एक्सटिंक्ट कैटेगरी में होता है, क्योंकि ये जो विलुप्त हो चुकी प्रजाति है ना उनको ही इसमें शामिल किया जाता है, जो विलुप्त हो चुकी है, डायनासोर, है ना। आय प्रगति और तेरा तुझको अर्पण पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए हैं? 2 पोर्टल है यहां पर, एक आई प्रगति पोर्टल और एक तेरा तुझको अर्पण पोर्टल। इन दोनों को ही लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है गुजरात सरकार को। गुजरात में पुलिस की सहायता के लिए, जो आम नागरिक है उनकी सहायता के लिए ये दोनों पोर्टल लॉन्च किए गए। साथ ही एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है, अनफ्रीज एप्लीकेशन। तीनों को समझेंगे कि क्या होता है। लॉन्च किसने किया वो समझो, गुजरात सरकार, है ना। गुजरात में जो पोर्टल है ना, पुलिस को क्राइम से लड़ने के लिए मजबूत बनाना, ये दोनों ही पोर्टल और एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य है। पहले हम बात कर लेते हैं आय प्रगति की। इस पोर्टल का उद्देश्य कि भाई एफआईआर और जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है, इससे रिलेटेड जो जानकारी है, किसी भी व्यक्ति को एसएमएस के माध्यम से पहुंचाई जा सके। तो ये हो गई आय प्रगति। इसमें पुलिस की मदद होगी बहुत बहुत ज्यादा। डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन या एफआईआर की कॉपी किसी भी व्यक्ति के घर घर जाकर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई प्रगति के माध्यम से। फिर तेरा तुझको अर्पण पोर्टल साइबर क्राइम रिफंड पोर्टल है। ऐसे जितने भी लोग हैं जो कि साइबर फ्रॉड के शिकार हुए हैं, डिजिटल अरेस्ट के शिकार हुए हैं, इस तरीके से वो यहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उनको उनकी जो मनी है जो उन्होंने लूज की है, जो गवा दी है, उसका रिफंड यहां पर प्राप्त हो सकता है ना। जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, अपराधियों को पकड़ेगी, तो आगे चलकर उनका रिफंड उनको वापस मिल जाएगा। लोक अदालत के जरिए भी विक्टिम को क्विक और इजी जो इंसाफ है या पैसे हैं वो उनको उनके वापस मिल सकते हैं। तेरा तुझको अर्पण पोर्टल। फिर आता है अनफ्रीज एप्लीकेशन। अब ऐसे लोग जिन पर साइबर अपराध के मामले चल रहे हैं, देखिए ऐसा तो नहीं है कि सब अपराधी हों, हो सकता है कि कुछ लोगों पर मामले चल रहे हैं और वो दोषी नहीं है। तो ऐसे लोगों की जो पैसा या मनी फ्रीज कर दी गई है उनको वापस लौटाना, सिटीजन को डिजिटल रिक्वेस्ट वो सिटीजन यहां पर कर सकते हैं अनफ्रीज के लिए। पुलिस वेरीफाई करेगी और अगर सब सही होता है तो फिर उनको उनका जो फ्रीज मनी है वो वापस मिल सकती है अनफ्रीज एप्लीकेशन के माध्यम से। तो ये किसके स्कीम या एप्लीकेशन या पोर्टल किसके हैं? गुजरात सरकार के। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। आचार्य देवव्रत यहां पर गवर्नर हैं। भूपेंद्र भाई पटेल सीएम के पद पर हैं। 182 सीट है यहां पर विधानसभा की। राज्यसभा की 11 सीट देखने को मिलती है और लोकसभा की 26 सीट देखने को मिलती है गुजरात में। हाल ही में भगवास्त्र का सफल परीक्षण किया गया, यह क्या है? तो भगवास्त्र एक काउंटर ड्रोन सिस्टम है। इंडिया पाकिस्तान वॉर में हमने देख लिया कि काउंटर ड्रोन सिस्टम की कितनी ज्यादा जरूरत है आज की वॉर परिस्थितियों में, है ना। तो हाल ही में इंडिया ने भगवास्त्र नाम का एक काउंटर ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया है ना। इसका सफल परीक्षण किया है। एक्चुअल में जो सिस्टम है ना, नाम से समझ में आ जाएगा कि अगर कोई ड्रोन के माध्यम से इंडिया पे अटैक करता है तो उन ड्रोन को हवा में ही खत्म करने की काबिलियत रखता है। तो इसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया भगवास्त्र। देखिए, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के अंतर्गत इसे इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। इसे भार्गवास्त्र कहें तो ज्यादा अच्छा है ना, भगवास्त्र नहीं है वो, भार्गवास्त्र है, भार्गवास्त्र, ठीक है ना, इसका नाम करेक्ट कीजिएगा। एक मल्टी लेयर काउंटर ड्रोन सिस्टम है। इसमें माइक्रो मिसाइल का यूज किया जाता है जो कि किसी भी ड्रोन को खत्म करने की काबिलियत रखती है। वैसे 2 स्टेज में इसको बांटा गया है। पहली लेयर जो है ना वो अनगाइडेड माइक्रो मिसाइल रॉकेट है ना, जो ड्रोन के झुंड में जाकर फट जाते हैं, तो ये अनगाइडेड माइक्रो मिसाइल रॉकेट हैं। और दूसरी लेयर में गाइडेड माइक्रो मिसाइल्स हैं। देखिए, पहला जो अनगाइडेड माइक्रो मिसाइल रॉकेट है, अगर कोई ड्रोन के झुंड आ रहे हैं ना
तो उस झुंड के बीच में 20 मीटर रेडियस में वो अपना असर दिखाएंगे जहां भी फटेंगे, और 2.5 किलोमीटर तक ये मार कर सकते हैं, 2.5 किलोमीटर तक। सेकेंड लेयर में गाइडेड माइक्रो मिसाइल होगी जो किसी भी टारगेट को सटीकता से हिट कर सकती है और उसको खत्म कर सकती है। ये जो सिस्टम बनाया गया है ना, वो एक बार में 64 से ज्यादा माइक्रो मिसाइल और रॉकेट को खत्म कर सकता है। तो क्योंकि देखिए माइक्रो मिसाइल और रॉकेट 64 एक बार में दागे जा सकते हैं, और फिर बात आती है कि भाई अगर ड्रोन का पूरा झुंड है तो वो भी एक साथ खत्म किया जा सकता है। तो एक बार में 64 से ज्यादा अटैक किए जा सकते हैं ड्रोन्स के ऊपर मिसाइल और रॉकेट्स के माध्यम से। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की बात करें तो प्राइवेट रक्षा और एरोस्पेस कंपनी है ना, सोलर ग्रुप की एक कंपनी है, सहायक कंपनी, सब्सिडरी। हेडक्वार्टर देखने को मिलता है महाराष्ट्र के नागपुर में। वैसे प्राइवेट है तो आपको इसके बारे में ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जोस मुजिका जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके थे? तो जोस मुजिका, इनका हाल ही में निधन हुआ। ये दक्षिण अमेरिकी देश उरुग्वे के प्रेसिडेंट के रूप में काम कर चुके हैं और अब इनका हाल ही में निधन हो गया। 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है ना, काफी इन्होंने लाइफ लंबी जी है, और फिर स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के कारण अब इनका निधन हो गया। जोस मोडिका की बात करें तो ये अपनी ईमानदारी और उरुग्वे में जो सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म इन्होंने किया है उसके लिए जाने जाते हैं। तो दक्षिण अमेरिकी देश है उरुग्वे। जोस मोडिका हमने आंसर ले लिया है, मोडिका या मुजिका इनका नाम है, ठीक है ना। देखिए दुनिया का सबसे गरीब राष्ट्रपति के रूप में भी इन्हें टैग दिया जाता है। 2010 से 2015 तक उरुग्वे के प्रेसिडेंट के रूप में काम कर चुके हैं। उरुग्वे एक साउथ अमेरिका का देश है। मॉन्टेविडियो इसकी कैपिटल है। यहां पर उरुग्वियन पेसो करेंसी के रूप में यूज की जाती है, और वर्तमान में यहां के प्रेसिडेंट देखें तो यामांडू ओरसी वर्तमान में उरुग्वे के प्रेसिडेंट के पद पर हैं, और फॉर्मर प्रेसिडेंट जो उसका निधन हो गया है 89 वर्ष की आयु में। तो यहां पर हमारे 16 मई के सभी करंट अफेयर क्लियर हो जाते हैं, सारे हमने डिटेल में डिस्कस किए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को यहां पर रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है अजय कुमार को हाल ही में। भारत सरकार ने हाल ही में किस तारीख को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस घोषित किया है? तो भारत सरकार ने आयुर्वेद दिवस घोषित किया है किस तारीख को? 23 सितंबर। चक्रवात शक्ति का नाम किस देश के द्वारा प्रस्तावित किया गया? श्रीलंका। संघर्ष के कारण चर्चा में रहा त्रिपोली किस देश की कैपिटल है? लीबिया। पीएमओ थ्रो द एजेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है हिमांशु रॉय के द्वारा। क्रेट द्वीप जहां हाल ही में भूकंप के झटके महसूस किए गए, 6.3 तीव्रता का भूकंप आया, किस देश में स्थित है? तो यह मेडिटेरियन सी में ग्रीस का द्वीप है। भारत सरकार ने हाल ही में किस देश के एक राजनयिक को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित किया है? तो ये हो जाते हैं पाकिस्तान के डिप्लोमेट। भारत के पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो ये बने BR गवई। हाल ही में चर्चित पीएम श्री योजना की शुरुआत भारत में कब की गई थी? 7 सितंबर 2022। और आखिरी क्वेश्चन था हमारा, आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 स्टेज 2 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो इंडिया ने टोटल 7 मेडल अपने नाम किए हैं आर्चरी वर्ल्ड कप के स्टेज 2 में। तो ये सारे करंट अफेयर कल के हैं, रिवाइज हो गए हमारे, रिवीजन कर लिया हमने। अब हम चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर लेते हैं। कल हमारा पहला क्वेश्चन था भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी 1948 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112 यूनियन बजट की बात करता है। वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से संविधान में आर्टिकल 112 में उल्लेखित है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पेनियल ग्लैंड शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पेड़ का कौन सा भाग फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करता है?
और पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा और सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके ही जाइएगा। कल फिर मुलाकात करेंगे। एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिएगा, क्रेजी जी का ट्रिक एप्लीकेशन पर जाइए, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा एनटीपीसी का आपकी एग्जाम आ गई है तो आप एनटीपीसी की ई बुक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, वहां पर आपके लिए काफी सारे एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे। हम विदा लेते हैं, कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।